जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है ना। क्या देखा था भाई कि देखिए यहाँ तक देखे थे हम लोग दांतों को सड़ने से कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। कहता कि एक ग्वाला जो है दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है। एक ग्वाला जो है दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ताजा दूध का पीएच मान जो है वो 6 से बढ़ाकर थोड़ा क्षारीय बना देता है। तो क्यों बना देता है थोड़ा सा क्षारीय, ठीक है ना। जो एक ग्वाला जो है, ठीक है, वो दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिला करके दूध का पीएच मान जो 6 होता है उसको क्षारीय क्यों बना देता है। देखिए बेकिंग सोडा की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। बेकिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। अतः इसे दूध में मिलाने से दूध भी थोड़ा क्या बन जाता है, क्षारीय हो जाता है, ठीक है ना। बेकिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय होती है, ठीक है ना, क्षारीय होती है। जब इसे दूध में मिलाएंगे हम लोग तो दूध भी थोड़ा क्या बन जाएगा, क्षारीय हो जाता है। दूध को क्षारीय बना देने पर, ठीक ना, दूध जल्दी खराब नहीं होता है। दूध का पीएच मान 6 होता है, लेकिन जैसे ही उसमें हम लोग बेकिंग सोडा मिलाते हैं इसका पीएच मान बढ़ करके 6 से ज्यादा हो जाता है। जैसे ज्यादा हो जाएगा तो ये जल्दी खराब भी नहीं होता है, दूध जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है ना। यही कारण है कि ताजा दूध के पीएच मान को 6 से बढ़ाकर थोड़ा क्षारकीय कर दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि जल्दी वह खराब ना हो, सुरक्षित रहे। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं। कहता है कि दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, ठीक है ना। दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, मतलब वैसा दूध जिसमें बेकिंग सोडा मिलाया गया है उसको फिर से दही बनने में ज्यादा समय क्यों लगता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो बेकिंग सोडा मिलाने से दूध की प्रकृति कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। बेकिंग सोडा मिलाने से दूध की प्रकृति क्षारीय हो जाती है, जो इसे जल्दी खट्टा या अम्लीय होने या दही बनने से रोकती है। जब दूध में बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है तो, ठीक है ना, ये क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। और जो क्षारीय प्रकृति होने के कारण, ठीक है ना, इसको जो है जल्दी खट्टा होने, ठीक है ना, या अम्लीय होने या दही बनने से रोकती है। इसलिए बेकिंग सोडा जिसे मिला है उस दूध का, ठीक है ना, पीएच मान को कम होने में समय लगता है, ठीक है ना। ठीक है, जिसे दूध से दही बनने में भी क्या होगा, अधिक समय लगता है। मतलब बेकिंग सोडा मिला दूध जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है ना, और क्षारीय प्रकृति होने कारण यह दही बनने से रोकेगा, टाइम लगेगा। इसलिए जो है दूध से दही बनने में अधिक समय लगता है, क्योंकि ये जो है क्षारीय से अम्लीय होने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बोलता है ताजे दूध का, ठीक है ना, ताजे दूध का, देखिए ताजे दूध का पीएच मान जो होता है ना, ताजे दूध का पीएच मान जो होता है 6 होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो देखिए दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, दूध में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। जब दूध से दही बन जाता है, ठीक है ना, तो वह और अम्लीय हो जाता है, जब दूध से दही बन जाता है तो वह और अम्लीय होता है। इसका मतलब क्या है, अत्यधिक अम्लीय होने के कारण इसका पीएच मान 6 से और कम हो जाएगा। देखिए 6 है, लेकिन 6 में दूध खट्टा नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही ये दही बनेगा तो 6 से ये कम हो जाता है। मतलब 6 से इसका पीएच मान और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, विरंजक चूर्ण, ठीक है ना, का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखें। रासायनिक नाम तथा, ठीक है ना, क्या लिखना है, सूत्र लिखना है, ठीक है। देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, विरंजक चूर्ण का इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। विरंजक चूर्ण का जो नाम होता है, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, और रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। बात समझ में आ गया यहां तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है ना, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि क्या है। कहता कि विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, ठीक है ना, इसके उपयोग को लिखिए या लिखें। देखिए विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, तो इसको बनाने की विधि क्या है। तो देखिए बनाने की विधि, बुझे हुए चूने पर, कैसा चूना भाई, तो बुझा हुआ चूना का मतलब जिसमें पानी मिला हो, ठीक है ना। बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सी ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण बनता है। बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सी ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से क्या बनता है, व्यंजक चूर्ण बनता है। जैसे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए कैल्शियम यहां पर दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना,
और ये जो है जब क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा 40 डिग्री C ताप पर, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो कि विरंजक चूर्ण होता है वो बनता है और जल बनता है। मतलब बुझा हुआ चूना पर, ठीक ना, 40 डिग्री C ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। कहता है किसके उपयोग के लिखें, इसके उपयोग को लिखें। इसका उपयोग जो है निम्नलिखित है। पहला कीटाणुनाशक के रूप में, किस रूप में? कीटाणुनाशक के रूप में। दूसरा जो उपयोग होता है विरंजक चूर्ण का, कागज उद्योग में होता है। और तीसरा कपड़ा उद्योग में विरंजक के रूप में होता है। बात समझ में आ गया यहां तक? नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कहता है कि विरंजक चूर्ण का उपयोग जल के शुद्धिकरण में क्यों किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग जो है वो जल के शुद्धिकरण में क्यों किया जाता है? ठीक है ना। तो विरंजक चूर्ण जो है कीटाणुनाशक पदार्थ है। विरंजक चूर्ण कैसा पदार्थ है? तो कीटाणुनाशक पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग जो है वो जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, ठीक है ना। मतलब विरंजक चूर्ण जो है वो कीटाणुनाशक पदार्थ है। कीटाणुनाशक पदार्थ होने के कारण इसका उपयोग जो है वो जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। इसका जो रासायनिक सूत्र होगा वो क्या होगा? CaSO4.12H2O। क्या है ये? हाफ, 1/2 का हम लोग हाफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाफ। तो कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना, इसका हो जाएगा हाफ H2O, ठीक है, ये इसका होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है, इसके उपयोग को लिखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है इसके बारे में बात करना है। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है इसके बताते हैं। बनाने की विधि जिप्सम को, किसको? जिप्सम को 373 के ताप पर, 373 के ताप का मतलब क्या हो गया? ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो जिप्सम को 373 के ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। मतलब जिप्सम को जो है वो 373 के ताप या 100 डिग्री सेल्सियस ताप बोलेंगे उसी को ना, गर्म करेंगे तो हम लोग क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जैसे देखिए कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना, और देखिए .2H2O यहाँ दिया हुआ CaSO4.2H2O। इसको अगर हम 373 के तक गर्म करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना, इंटू हाफ H2O। ये देखिए ये जो है क्या बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। अब कहता है कि इसके उपयोग के लिखें, इसके उपयोग को लिखें। इसका कहां उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है दीवार और छतों को प्लास्टर करने में होता है। कहां? दीवार और छतों को प्लास्टर करने में होता है। मूर्ति के सांचे बनाने में होता है। टूटी हुई हड्डी को प्लास्टर करने में, क्या चीज? टूटी हुई हड्डियों को, ठीक है ना, हड्डियों को प्लास्टर करने में, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या चीज कि अगर आपके बॉडी का कहीं जो हड्डी है टूट हो गया है उसको प्लास्टर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दीवार और छतों को प्लास्टर करने में करते हैं और मूर्ति के सांचे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है ना। कहता है कि जिप्सम क्या होता है? जिप्सम को 373 के ताप पर, ठीक है ना, गर्म करने से क्या होता है? ठीक है, देखिए जिप्सम जो है, जल योजित, जिप्सम क्या है? तो जल योजित कैल्शियम सल्फेट होता है। जब इसे 373 के ताप पर गर्म किया जाता है, ठीक है ना, तो इसके क्रिस्टलीय जल, कैसा जल? क्रिस्टलीय जल जिसमें होता है, वो जब गर्म करेंगे तो इसका क्रिस्टलीय जल जो है, ठीक है ना, का कुछ भाग निकल जाता है। गर्म करने से वाष्प उड़ेगा, ठीक है ना, तथा यह एक, ठीक है ना, सफेद पाउडर में बदल जाता है। कैसा पाउडर में? सफेद पाउडर में बदल जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? डेड बर्न प्लास्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेड बर्न प्लास्टर पेरिस कहा जाता है, ठीक है। मतलब जिप्सम जो है जल योजित कैल्शियम सल्फेट होता है। जब इसे 373 के पर गर्म करते हैं तो क्रिस्टलीय जल का क्या होता है? कुछ भाग निकल जाता है और यह एक सफेद पाउडर में बदल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेड बर्न प्लास्टर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के वे कौन से विशेष गुण, प्लास्टर ऑफ पेरिस के वे कौन से विशेष गुण हैं जो इसे अस्पतालों में अत्यधिक उपयोगी मानते हैं?
प्लास्टर ऑफ पेरिस का कौन सा क्वालिटी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कौन सा क्वालिटी है जिसके कारण जो है इसको अस्पताल में अधिक उपयोगी माना जाता है, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पकने का मतलब सेटिंग होने का, क्या होने का, सेटिंग होने का। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पकने मतलब सेटिंग होने का तथा कठोर बनने का गुण होता है, ठीक है ना। जब इसे पानी में भिगोया जाता है तो यह जम जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह 10-15 मिनट में कठोर पदार्थ में बदल जाता है। किस पदार्थ में, कठोर पदार्थ में, कड़ा हो जाता है। इसलिए इसका उपयोग जो है अस्पतालों में शरीर के टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में उपयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति का हड्डी टूटा हुआ होता है और जल्दी ही उसमें क्या प्लास्टर चढ़ाया जाता है तो शुरुआत में वो दबता है, लेकिन 15-20 मिनट के बाद जो है जब वह क्या होता है, जल निकल जाता है गर्मी के कारण, ठीक है ना, जब वो पक जाता है, सेटिंग हो जाता है, तब वो कठोर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी कारण जो है अस्पताल में ज्यादा इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखते हैं, क्या कारण है, ठीक ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो नमी तथा जल से अत्यधिक अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है नमी तथा जल से अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण करता है, जो दृढ़ होकर के माने कठोर होकर के जम जाता है। इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए आद्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। अगर देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में नहीं रखा जाता है तो हवा लगने के बाद ये जम जाएगा और इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे हम लोग, ये बेकार हो जाएगा। सुरक्षित रहे, खराब ना हो, इसीलिए इसको किस बर्तन में रखते हैं हम लोग, आद्ररोधी बर्तन में रखते हैं सुरक्षित रखने के लिए, ताकि इसको हम लोग यूज कर सकें। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं, ठीक है ना। कहता है कि खाने का सोडा या मीठा सोडा का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखें। खाने का सोडा तथा मीठा सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है और सूत्र क्या होता है। देखिए खाने का सोडा का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग बोलेंगे। अगर हाइड्रोजन नहीं बोलना है तो फिर बाई बोलना होगा, ठीक है ना। और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कोई डाउट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है ना। कहता कि खाने का सोडा या बेकिंग सोडा किस प्रकार बनाया जाता है। खाने का सोडा जो है या मीठा सोडा जो है वो कैसे बनाते हैं, इसके उपयोग को लिखें, ठीक है ना। खाने का सोडा देखिए तो कहता है कि बनाने की विधि क्या है भाई इसका, तो सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड माने CO2 और जल से संतृप्त करने पर खाने का सोडा या मीठा सोडा प्राप्त होता है। जब सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और जल से संतृप्त करते हैं तब हम लोग को क्या मिलता है, मीठा सोडा या खाने का सोडा प्राप्त होता है। दिया हुआ है देखिए यहाँ पर कैसे, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है ना, जल से हम लोग संतृप्त करा दिए तो क्या मिल गया भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भाई मीठा सोडा का, तो देखिए इसका उपयोग शरीर में ना अम्ल की अधिकता को दूर करने में, इसका जो है हमारे देखिए भोजन में क्या है, भोजन में अम्ल की अधिकता को दूर करने में, हमारे शरीर में जो भोजन करते हैं उसमें अगर अधिक नहीं पचता है तो HCl अम्ल अधिक मात्रा में निकलता है, तो उसके लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक ना। अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग होता है ना, दवाइयां बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका, मीठा सोडा या खाने का सोडा का, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से केक एवं पावरोटी फूलकर, ठीक ना, मुलायम हल्के क्यों हो जाते हैं। जब बेकिंग सोडा जो है मिला देते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा जब मिलाते हैं तो कहता है कि उसके इस्तेमाल से केक और पाव रोटी जो है वो फूलकर मुलायम और हल्का क्यों हो जाता है, बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा जो बनता है वो कैसे बनता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। गर्म करने पर यह सोडियम बाइकार्बोनेट एवं CO2 गैस का निर्माण करता है। किस गैस का, CO2 गैस का निर्माण करता है, जो केक एवं पाव रोटी को बाधित करके फुला देते हैं।
सब इसको गर्म किया जाता है डालने के बाद, ठीक है ना। तो ये क्या क्या बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं CO2 गैस का निर्माण करेगा, जो केक एवं पाउरुटी को बाधित करके, क्या करके, जब गैस बनेगा तो निकलने का प्रयास करेगा, बाधित करेगा, बाधित करने के बाद क्या करेगा, इसको फुला देगा, जिससे वे हल्के क्या हो जाता है, हल्के और मुलायम हो जाते हैं, हल्के और मुलायम, हल्के और मुलायम हो जाते हैं, हल्के और मुलायम हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया यहां तक। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। कहता कि एक बेकर ने यह पाया कि उसके द्वारा बनाया गया केक सख्त एवं आकार में छोटा है। एक कहता कि एक बेकर ने यह पाया कि उसके द्वारा जो बनाया गया जो केक था ये वो सख्त था और कैसा था, आकार में छोटा हो गया। वह कौन सा घटक डालना भूल गया जिससे केक फूला हुआ बन सकता था। देखिए, बेकर बेकिंग सोडा डालना भूल गया था। क्या चीज, बेकिंग सोडा। जो बेकर था, बनाने वाला था, वो बेकिंग सोडा डालना क्या हो गया, भूल गया। केक में बेकिंग सोडा मिलाने से गर्म होने पर CO2 गैस उत्पन्न होता है। कौन सा, CO2 गैस उत्पन्न होता है, जिससे केक फूल करके हल्का और क्या कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो वो जो बेकर जो था वह क्या डालना भूल गया था, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। कहता है कि धोने का सोडा का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखें। धोने का सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम है उसका, इसका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है ना। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3.10H2O। कितना, 10H2O। बात समझ में आ गया यहां तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक ना। कहता है कि धोने का सोडा किस प्रकार बनाया जाता है। धोने का सोडा किस प्रकार बनाया जाता है, इसके उपयोग को लिखें। धोने का सोडा किस प्रकार बनाया जाता है, इसके उपयोग को लिखें। देखिए, बनाने की क्या विधि है इसका भाई, तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है ना। तथा सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे बनता है भाई, तो बेकिंग सोडा को जब गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, और सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से क्या बनेगा, धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारीय लवण है। पूछेगा कि ये जो है कैसा लवण है, धोने का सोडा कैसा लवण है, मतलब कैसा है, तो इसका क्षारीय लवण है। कैसा है, क्षारीय लवण है। जैसे देखिए दिया हुआ यहाँ पे ना, सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग जल से अति करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ये आपका धोने का सोडा का निर्माण करेगा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका उपयोग जो है धोने का सोडा का जो है, धोने का सोडा को घरेलू कामों जैसे कपड़ा को धोने के लिए किया जाता है, कपड़ा वगैरह का, ठीक ना। और कहाँ आता है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और कहाँ, कागज कप अति, देखिए कांच, कागज एवं साबुन उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है ना। कहता है कि सोडियम कार्बोनेट का विलयन क्षारीय होता है, क्यों। सोडियम कार्बोनेट का जो विलयन होता है वो क्षारीय क्यों होता है। देखिए, सोडियम कार्बोनेट जल के साथ अपघटन अभिक्रिया करके, कैसा अभिक्रिया करके, अपघटन। सोडियम कार्बोनेट जो है वो जल के साथ अपघटन अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखिए NaOH बनाता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का, किस प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का होता है। विलयन में NaOH की उपस्थिति के कारण ही, ठीक है ना, इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। क्यों, क्योंकि NaOH क्या है, क्षार होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम चैप्टर 2 का जो अम्ल, क्षार एवं लवण था, ठीक है ना, उसको पूरी देख लिए, कंप्लीट। हम अगले वीडियो में मिलते हैं मल्टीपल चॉइस के साथ। अगले वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए।